स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जया तिवारी। मैं इससे पहले BANC 131 का कोर्स आपको समझा चुकी हूँ। मैंने उसमें आपको एंथ्रोपोलॉजी और उससे रिलेटेड ब्रांचेस के बारे में बताया था। अब BANC 132 कोर्स के बारे में आपको बताना है, जिसमें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र की एक ब्रांच है, जिसमें मानव के विकास और उसके आज के समय में जो चेंजेस हो रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के उसमें स्टडी किए जाते हैं। तो अगर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात की जाए, तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है मानव शास्त्र की, जिसमें केवल ना केवल उसके मानव के या ह्यूमन के बाहरी आवरण, जबकि उसके अंदर की और इंटरनल चेंजेस के बारे में भी पूरा बताया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मानव को, ये हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, मानव को एज अ होल स्टडी किया जाता है। उसके इंटरनल एक्सटर्नल बिहेवियर, उसके चेंजेस, उस आप पहले से लेके अभी तक के जो जो भी उसमें चेंजेस आए हैं, वो मतलब एक ह्यूमन बीइंग कैसे बना और कैसे आज तक उसका एग्जिस्टेंस चल रहा है, ये पूरा आप मानव शास्त्र में पढ़ते हैं। तो जब मानव शास्त्र में इतना बड़ा, इतना वास्ट टॉपिक बना दिया गया है, तो इसको फिर अलग-अलग भागों में बाँटा गया, जिसमें कि आपको हमने पहले भी बताया था कि फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, मतलब ये सब जो है, ये मानव के एक-एक एस्पेक्ट को स्टडी करते हुए आगे चलता है। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, तो 17th सेंचुरी से, जो कि उस समय बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी होती थी, या कह लीजिए बायोलॉजी एक सब्जेक्ट की तरह था। उस समय एंथ्रोपोलॉजी का नाम नहीं था, लेकिन उस समय भी मानव की ही स्टडी की जा रही थी। तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में अगर देखें, तो पॉल ब्रोका थे, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि मानव जो है वो नेचुरल हिस्ट्री की तरह पढ़ा जाए। मतलब एक वातावरण में किस तरह से मानव का विकास हो रहा है, उसको पढ़ने के लिए पॉल पॉल ब्रोका ने कहा कि मानव की स्टडी करने के लिए उसको हिस्टोरिकल बेस स्टडी की जाए। ऐसे ही हर्स्कोविट्ज़, जिन्होंने बताया था कि मानव को स्टडी करने के लिए उसके रिलेशनशिप के साथ-साथ उसके इंटरनल जो चेंजेस हुए हैं, उनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही एक थे जॉन कोमास, जिन्होंने बताया था कि मानव की स्टडी करने के लिए वेरिएशन की स्टडी करना, कंपैरेटिवली, मतलब उसको तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम इन सब चीज़ों को एक साथ करके देख लें, तो ये कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को समझने के लिए ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाया गया, मतलब एक वैज्ञानिक विषय बनाया गया कि किस तरह से हम एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को लेते हुए मानव की स्टडी करें। उसमें हम कह सकते हैं कि मानव का बिहेवियर, उसका लिविंग पैटर्न, उसका दूसरे नॉन ह्यूमन से रिलेशन, ये सब कुछ अगर देखा जाए, तो एक पैटर्न दिखाई पड़ता है इवोल्यूशन का। इस पैटर्न की बेसिस पे ही हम ह्यूमन को पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम इस वेरिएशन के साथ-साथ ये देखें कि मानव के विकास में फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी किस तरह से अपना रूप दे रही है, किस तरह से अपना योगदान दे रही है, तो उसके लिए ये कहा गया कि अगर आप इस योगदान के लिए, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी में, मानव शास्त्र में, अगर आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को देखें, तो एक इवोल्यूशन पैटर्न शो होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि मानव किस तरह से पहले से लेके अभी तक बना है। अब अगर ये कहा जाए कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में डिफरेंस क्या है?
क्योंकि पहले जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी चल रही थी पॉल ब्रोका के टाइम में, धीमे-धीमे उसको स्पेसिफिक उसमें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में लेके आया गया। तो ये कह सकते हैं कि फिजिकल जो वेरिएशंस होते हैं, फिजिकल जो डिफरेंसेस होते हैं मानव के, जैसे कि स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, हाइट, वेट, ये सब आपके फिजिकल डिफरेंसेस हैं। फिजिकल मतलब सामने से दिखने वाले मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। इनको अगर आप एक बार कंपेयर करेंगे तो आपको इसमें एक डिफरेंट वेरिएशन दिखाई पड़ेगा। ये वेरिएशन अलग-अलग रेसेस को अलग-अलग डिफाइन करता है। और अगर आप बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे तो उसमें ह्यूमन जेनेटिक्स, उसका ह्यूमन न्यूट्रिशन, ह्यूमन का बिहेवियर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने की चीज़ें, मतलब एनवायरनमेंट को किस तरह से वो अडैप्ट कर रहा है, ह्यूमन का ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में आती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आपका हो जाएगा फिजिकल एस्पेक्ट, मॉर्फोलॉजिकल मतलब, और दूसरा आपका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। इन सब के अलावा अगर हम कहें कि ह्यूमन ग्रोथ को अगर हिस्ट्री के बेसिस पे, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट की बेसिस पे अगर देखा जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी लगभग 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, जिसमें सबसे पहले रेशियल क्लासिफिकेशन की बात की गई थी। मतलब आपका जो आपके मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन दिया गया उसे कहते हैं रेशियल क्लासिफिकेशन। तो जो जॉर्ज मॉर्टन थे एक 1799 में और 1844 के बीच का जो इनका पीरियड था, इसमें जॉर्ज मॉर्टन ने बताया था कि ह्यूमन को आप अगर ये कहें कि केवल एक ह्यूमन और से नए और ह्यूमन बने हैं तो ये गलत होगा। रेसेस के रूप में ह्यूमन का डेवलपमेंट या इवॉल्व होना ह्यूमन का, वो कई रूपों में हुआ है। मतलब सिर्फ अगर आप ये कह दें कि कॉकोसॉइड, मतलब जिसके फीचर्स कॉकोसॉइड कैरेक्टर के होंगे, केवल वो ह्यूमन पहले आया था, बाकी ह्यूमन उससे हाइब्रिड से बने हैं, तो ऐसा नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए अलग-अलग ह्यूमन, मतलब ये मॉर्टन का मानना था 18th सेंचुरी में। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए पहले हर रेस के ह्यूमन इवॉल्व हुए होंगे उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो है धीमे-धीमे वो पॉपुलेशन बढ़ी और उनमें हाइब्रिड तब हुआ है, तब नए ह्यूमन बने हैं। इसके लिए ये कहा गया कि जो पॉल ब्रोका ने बोला कि ह्यूमन डेवलपमेंट अगर इस बेसिस पे किया जाए कि उसको देखने के लिए कहाँ तक ह्यूमन डेवलपमेंट को कहाँ तक स्टडी किया गया है, तो अगर हम देखें तो 17th सेंचुरी के लास्ट से लेकर टिल नाउ अभी तक ह्यूमन डेवलपमेंट देखा जा रहा है। डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अपने तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में या ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बताया है। इस अब आता है कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को ऐसी कौन से तरीके से पढ़ा जाए, कौन सी अप्रोचेस लगाई जाए, तो उसके लिए सबसे पहले है टेक्सोनॉमिक अप्रोच। मतलब जो भी पॉपुलेशन हम स्टडी कर रहे हैं, उस पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए हमको उसको डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन में बांटना होगा। आप ये नहीं कर सकते हो कि सारे ह्यूमन एक ही उसमें रख के और आप उसको कह दो कि ये ह्यूमन स्पीशीज एक है, ऐसा नहीं है। ह्यूमन स्पीशीज में भी अलग-अलग टैक्सोनॉमिक पोजीशंस हैं, उनको अलग-अलग जगह दी गई है। किसी का कोई कैरेक्टर है, किसी का कोई कैरेक्टर है, कोई किसी कैरेक्टर से मैच करता है, कोई किसी कैरेक्टर से मैच करता है, तो उन सबको एक जगह अलग-अलग सूचीबद्ध किया गया। इस तरीके से आप कह सकते हैं। दूसरी अप्रोच होती है स्टडी करने की इवोल्यूशन बेस। आप उसको वही हिस्टोरिकल स्टडी जो हमने आपको पहले भी बताया बीएनसी 131 में कि स्टडी करने के लिए आपकी हिस्टोरिकल अप्रोच भी हो सकती है। तीसरी आपकी अप्रोच हो सकती है डेमोग्राफिक अप्रोच। डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि जो एक पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को आप किस तरह से स्टडी कर रहे हो। इसको स्टडी करने के लिए जो रिसेंट टाइम में एक अप्रोच सबसे इम्पोर्टेंट आई है, वो है मॉलिक्यूलर अप्रोच। मॉलिक्यूलर का अप्रोच का मतलब होता है, क्योंकि आपकी जेनेटिक की स्टडी बहुत वास्ट हो गई है। जेनेटिक में आपने ये अच्छे से समझ लिया है कि कौन-सा करैक्टर क्या है, किस जीन से, किस क्रोमोसोम से क्या हो रहा है। तो अब आप एटम, मॉलिक्यूल इन सब के स्ट्रक्चर भी समझ चुके हैं।
तो आज के रिसेंट टाइम में जब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो जो मेन अप्रोच लगाई जाती है वो मॉलिक्यूलर अप्रोच लगाई जाती है। मॉलिक्यूल की स्टडी की बेसिस पे आप रेसेस को डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद ये अप्रोचेस आपकी 4 हो जाती हैं, जिसमें आपकी सबसे इम्पोर्टेंट अप्रोच आती है आपकी हिस्टोरिकल अप्रोच जो इवोल्यूशन बेस्ड होती है, टैक्सोनॉमिक अप्रोच, आपकी डेमोग्राफिक अप्रोच और जो लेटेस्ट अप्रोच है आपकी मॉलिक्यूलर अप्रोच। मॉलिक्यूलर डिफरेंसेस को देखा जाता है। अब अगर हम बात करें कि हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, स्कोप क्या है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ने का स्कोप क्या है? तो आप ये कह सकते हो, इसको 4-5 पॉइंट्स में आप ये समझा सकते हो कि पहला तो है ह्यूमन वेरिएशन को समझने के लिए। मानव शास्त्र में अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट को बायोलॉजिकल बेसिस पे पढ़ रहे हो, तो उसको समझने के लिए आपको ह्यूमन वेरिएशन समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपकी मानव शास्त्र की सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच भी कही जा सकती है, क्योंकि ह्यूमन वेरिएशन अगर आपको समझ में आ जाता है तो किस पॉपुलेशन में किस तरह से क्या कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये आपको दिख सकता है। दूसरा आप कह सकते हैं कि जो जीन फ्रीक्वेंसी है, जीनोटाइप्स हैं, उसमें डिफरेंस देखने के लिए आप स्टडी कर सकते हो एंथ्रोपोलॉजी को। तीसरा क्या है कि किसी भी तरह के ह्यूमन रिमेन या कुछ भी जो मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, उनको एवोल्यूशन के अंदर स्टडी करने के लिए आप उनको ट्रेस कर सकते हो। उनका ओरिजिन देखने के लिए आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का यूज़ करते हो। ये भी कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पॉपुलेशन बेसिस पे स्टडी की जा सकती है कि उसमें जो करैक्टर हो रहे हैं, जो करैक्टर दिख रहे हैं किसी भी उसमें, वो किस बेसिस पे और किस ग्रुप को बिलॉन्ग करते हैं। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो एक एक प्रोग्रेस पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए, एक प्रोग्रेस पॉपुलेशन को दिखाने के लिए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट माना जा सकता है। इसके अलावा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का सिग्निफिकेंस इस फील्ड में भी कह सकते हैं कि किसी भी जनरेशन के वेट इंक्रीज और डिक्रीज करने के प्रोसेस को भी हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत से एस्पेक्ट हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन पे इफेक्ट डालते हैं वो फैक्टर्स हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन स्टेटस क्या होता है किसी सोसाइटी का। जिस तरह से न्यूट्रिशन होगा उसी तरह की आपकी ग्रोथ होगी, वही आपका डेवलपमेंट करती है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन, जिस तरह का आपका ग्रोथ होगी उसी तरह के आपके रिप्रोडक्टिव जो डिज़ायर है, रिप्रोडक्टिव जो आपकी फीचर्स हैं वो डिफरेंट होंगे। इसके अलावा अब वेरिएशन हमने आपको पहले ही बता दिया। तो ये सब चीज़ें एंथ्रोपोलॉजी में इस बात को बताती हैं कि मानव शास्त्र में केवल आप कल्चरल एस्पेक्ट पढ़ के किसी ह्यूमन के प्रॉपर कैरेक्टर्स को नहीं बता सकते हैं। अगर इसकी बात की जाए कि मानव शास्त्र 17th सेंचुरी से अगर माना जाता है, अगर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी 17th सेंचुरी से मानी जाती है, तो आज के समय में आते-आते एंथ्रोपोलॉजी का एस्पेक्ट बिल्कुल बदल क्यों गया? तो हम ये कह सकते हैं कि जब एंथ्रोपोलॉजी की शुरुआत हुई थी या जब मानव शास्त्र की शुरुआत हुई थी, तो उस समय इसको मेनली ये स्टडी करने के लिए रखा गया था कि मानव किस तरह से बिहेवियर करता है। धीमे-धीमे जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने डिफरेंसेस देखा और उन्होंने बताया कि इसको भी हम एक मानव शास्त्र का एस्पेक्ट बता सकते हैं। इसके लिए जो मानव शास्त्र को पढ़ने के लिए कई एस्पेक्ट लिए गए। अब इसके अलावा अगर हम कहें कि चलिए हमने समझ लिया कि मानव शास्त्र में फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का क्या यूज़ है, समझ लिया। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी किसने स्टार्ट की ये भी देख लिया। अब अगर हम इसको ये कहें कि अ, एक मानव शास्त्र का बैकग्राउंड क्या है? कैसे उसको हम आगे समझ सकते हैं? तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि मानव शास्त्र को पढ़ने के लिए बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका इवोल्यूशन। अब अगर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात की जाएगी तो उसमें भी इवोल्यूशन की ही बात की जाती है। इवोल्यूशन के लिए आप ये कह सकते हैं कि मानव एक ऐसा बायो कल्चरल प्रोडक्ट है सोसाइटी का या एनवायरनमेंट का जो अपनी खुद के एग्जिस्टेंस से लेकर और आज तक अपने खुद को बने रहने की स्टडी करता है
और ये स्टडी किस तरह से होती है, इसको मॉलिक्यूलर स्टडी के रूप में कह सकते हैं, जिसमें जो रिमेन्स मिले, फॉसिल रिमेन्स मिले, बोन्स, टीथ, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीजें, उनसे ह्यूमन के एवोल्यूशन को पढ़ा गया। अब यहाँ पर क्या-क्या ऐसी चीजें हैं जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम पढ़ सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि बोन्स के बारे में, और ब्लड टाइप्स के बारे में, ब्रीथिंग कैपेसिटी मतलब लंग्स की कैपेसिटी के बारे में, ये सब चेंजेस इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हुए हैं। और जेनेटिक जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक हिस्ट्री के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, और ग्रोथ है आपका, अडेप्टेशन है, ये सब चीज़ें जब आप मिला के किसी ह्यूमन रेस के बारे में पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन किस तरह से अपने आप को एग्जिस्टेंस में ला के रखे हुए हैं। अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो 3 तरह की थ्योरी सबसे प्रचलित रूप में है। पहला आपका लैमार्किज्म, दूसरा लैमार्कवाद, दूसरा आपका डार्विज्म डार्विनवाद, और तीसरा आपका सिंथेटिक थ्योरी, जिसमें कि प्रेजेंट टाइम में जो जो डिफरेंट स्टडीज के बाद जो थ्योरी निकल के आई, वो आपकी सिंथेटिक थ्योरी है। ये सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है। इवोल्यूशन के लिए हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन के लिए एक मैकेनिज्म लगाई गई थी। उस मैकेनिज्म को हम 4 या 5 स्टेजेस में बांट सकते हैं। जैसे कि जातिवाद बनाना, मतलब जाति दिखाना उसकी, कि जो जो भी स्टडी हम कर रहे हैं, जिस भी ह्यूमन डेड या ह्यूमन की स्टडी कर रहे हैं, उसकी जाति क्या है। पैरेललिज्म, मतलब उसके पैरेलल और कौन-कौन से एडेप्टेशंस हुए हैं। उसके अलावा आपका मोज़ेक इवोल्यूशन या कन्वर्जेंस इवोल्यूशन या एक्सटिंक्शन, मतलब ये जो आपके पॉइंट्स हैं, इनकी बेसिस पे हम इवोल्यूशन की एक मैकेनिज्म, एक कार्यकारी पद्धति बता सकते हैं। स्पेसिएशन का मतलब ये होता है कि किसी भी तरह की स्पीशीज को एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रस्तुत करना। मतलब मान लीजिए कि कोई ह्यूमन है, उसके कई डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट दिखने को मिले। मतलब किसी किसी का पैर का डेवलपमेंट ज़्यादा है, किसी का हाथ का ज़्यादा है, किसी के इंटरनल ऑर्गन, तो हर एक के लिए एक अलग स्पीशीज का स्पीशीज को बताया गया, जिसमें कि ये कहा गया कि ये स्पीशीज जो है, वो इस तरह से इस तरह के जानवरों को या इस तरह के ह्यूमन को अपने अंदर रखती है। दूसरा होता है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब होता है पैरेलल डेवलपमेंट। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर किसी का इस प्रॉपर अंग का डेवलपमेंट या इस प्रॉपर करेक्टर का डेवलपमेंट इस जगह पे हुआ है, तो दूसरे का दूसरे तरीके से हुआ है, लेकिन काम दोनों का सेम है। जैसे आप एक एग्जांपल सिंपल ले सकते हो इवोल्यूशन का, वो विंग्स का है। तो जो बैट के विंग्स होते हैं और बर्ड के विंग होते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। दोनों बर्ड के विंग जो होते हैं वो लाइट वेटेड होते हैं और उसमें फेदर्स होते हैं। बैट के विंग जो होते हैं उसमें जाल होता है। लेकिन दोनों का काम एक ही है। मतलब अपने अपने वर्क के हिसाब से उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया है। अब अगर आप कन्वर्जेंस की बात करें, मतलब चेंज हो जाना, अब सेम यही चीज होगा कि विंग्स की बात अगर हम करें, तो चेंज हो गए अपने वर्क के अकॉर्डिंग। जो वो वर्क कर रहे थे, उस वर्क के अकॉर्डिंग वो चेंज हो गए। तीसरा फिर आपका आता है कन्वर्जेंस के बाद आपका आता है उसको मोज़ैक इवोल्यूशन। मोज़ैक इवोल्यूशन में आता है कि सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सिंगल लाइन में इवॉल्व हुए हैं, मोज़ैक की तरह। जैसे मोज़ैक लगाते हैं ना दीवालों में, तो उसमें जैसे पैटर्न बनता है, वो पैटर्न एक सिंगल लाइन में है। और वो इवोल्यूशन एक चिंपैंजी से लेकर सीधे ह्यूमन बीइंग में डेवलप हो गया है। और ये नहीं बता पाए कि ये चिंपैंजी ह्यूमन बीइंग में कैसे डेवलप हो गया। मतलब क्या ऐसा हुआ होगा जो कि आपका सिंथेटिक थ्योरी में एकदम क्लियर दिखाई पड़ता है। अब आता है कि इवोल्यूशन, वही जो हम आपको पहले बता रहे थे कि इवोल्यूशन के जो टाइप्स, हमने आपको इवोल्यूशन किस किस थ्योरीज की बेसिस पे था, तो इसमें है आपका लेमार्किज्म। सबसे पहले हमने आपको बोला था, लेमार्क ने अपनी लेमार्क एक जियोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट, मतलब उन्होंने जीव विज्ञान में स्टडी की थी। और 1809 में उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश कराई थी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर।
इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जिसमें उन्होंने अपनी 2 थ्योरीज़ दी थी। उन 2 थ्योरीज़ में उन्होंने कहा था कि एक तो एनवायरनमेंट की बेसिस पे चेंजेस होते हैं बॉडी पार्ट में, और दूसरा उन्होंने कहा था कि जब जब किसी ऑर्गन का यूज़ और डिसयूज़ होता है, तो उस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। इसको इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया था जिराफ का, जिन्होंने कहा था कि पहले जिराफ की गर्दन बहुत छोटी थी। धीमे-धीमे जब ज़मीन, पहले वो ज़मीन की चीज़ें खा लेता था आराम से, लेकिन धीमे-धीमे जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हुआ, छोटी ट्रीज़ खत्म होने लग गई, बड़ी ट्रीज़ आने लग गई, तो उन बड़ी ट्रीज़ की वजह से जिराफ को मुँह ऊपर करके खाना पड़ा। अब मुँह ऊपर करके खाया तो थोड़ा-सा खा लिया, कुछ 100 साल चला कि उससे चलता रहा, फिर पेड़ और बड़े हो गए, फिर पेड़ और बड़े हो गए। तो इस तरह से पेड़ बड़े होते जिराफ अपने आप को सोसाइटी में या अपने आप को इस अब इसमें फिट बिठाने के लिए कि वो किस तरह से अपने आप को एग्जिस्टेंस कर सकता था, जिराफ ने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया, और धीमे-धीमे अपने एडेप्टेशन के लिए उसने अपनी गर्दन को बढ़ा लिया, क्योंकि उसकी गर्दन का यूज़ इस चीज़ में ज़्यादा हुआ। दूसरी थ्योरी जो उनकी थी वो थी अंगों का प्रयोग और अप्रयोग, मतलब अंगों को आप जितना प्रयोग में लाओगे, उतने वो और डेवलप होंगे, और जितना आप उसका प्रयोग धीमे-धीमे कम कर जाओगे, तो वो धीमे-धीमे खत्म होते जाएँगे। इसके लिए उन्होंने बोला कि जैसे कि आप चिंपैंज़ीज़ का एग्ज़ाम्पल ले लो। उन्होंने कहा कि चिंपैंज़ीज़ में पहले नकल वॉकिंग होती थी, मतलब आपके इसकी बेसिस पे चिंपैंज़ी चलते हैं। तो अगर इसको धीमे-धीमे चलते एकदम ऐसा समय आया कि ह्यूमन जो है उसके हाथ एकदम फ्री हो गए और वो पैरों पे चलने लगा। तो ये चेंजेस जो है, इस चेंजेस को उन्होंने कहा कि जिस अंग का प्रयोग ज़्यादा किया जाएगा, वो अंग आपका ज़्यादा यूज़ होगा, वो अंग ज़्यादा आपका डेवलप होगा, और जिसका आप प्रयोग बंद कर दोगे, वो अंग आपके धीमे-धीमे एक्सटिंक्ट होते जाएँगे। और ये एक दिन की चीज़ नहीं है, ये हज़ारों साल में धीमे-धीमे एक एरा बदलता जाता है। इस थ्योरी को डार्विन ने, एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट थे, मतलब एक प्राकृतिक विज्ञानी थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने, चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने 1859 में अपनी एक बुक पब्लिश की, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें उन्होंने बताया कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में उन्होंने अपने कई रूलिंग अपनी दी थी, अपने कई नियम दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था एक तो ओवर प्रोडक्शन, मतलब जिसमें ज्यादा हर हर चीज, मतलब चाहे जानवर हो, चाहे पौधे हो, चाहे ह्यूमन हो, हर चीज ओवर प्रोडक्शन होती है। उसके बाद आपका आता है वेरिएशन, फिर आता है एग्जिस्टेंस का स्ट्रगल, उसके बाद आपका आता है नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने अपनी थ्योरी जो दी थी उसको सपोर्ट करने के लिए ये 5 रूल दिए थे, 4 रूल दिए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो आपका हमने आपको बताया ओवर प्रोडक्शन, मतलब सब में ओवर प्रोडक्शन की क्षमता होती है, मतलब प्रजनन की, उत्पादन की क्षमता सब में बहुत होती है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन हो, और चाहे वो आपके ट्रीज हो। इस अगर अगर इस तरह से हो कि ओवर प्रोडक्शन बढ़ता ही चला जाए, तो फिर तो अर्थ में कुछ बचेगा ही नहीं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए होता है वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या होता है इसमें, कभी भी सारी पॉपुलेशन एक जैसी नहीं हो सकती है। धीमे-धीमे उनमें चेंजेस आता जाता है, और फिर उन्होंने कहा कि ये चेंजेस कभी-कभी डेडली भी होता है, जिसमें क्या होता है, स्ट्रगल ऑफ एक्जिस्टेंस। अब पॉपुलेशन जब बहुत ज़्यादा होगी, जब बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा, तो फिर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एक्जिस्टेंस भी बहुत होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, जिसकी वजह से ह्यूमन या जो भी है वो जो बेस्ट होगा, मतलब नेचुरल सिलेक्शन, जो बेस्ट होगा वही सरवाइव करेगा, वही आगे जाएगा। और इसके लिए उन्होंने मैमथ हाथी जो था, जो आइस एज में हाथी था, उसका एग्जाम्पल दिया था कि सबसे बड़ा विशालकाय था, उसकी बॉडी पे बाल थे, और वो इस तरह से सरवाइव कर, धीमे धीमे बहुत साल तक तो वो सरवाइव किया, लेकिन जब वो नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस में अपने आप को नहीं सही बैठा पाया, तो वो धीमे धीमे एक्सटिंक्ट हो गया और वो सरवाइव नहीं कर पाया। इसी तरह से डायनासोर्स हैं आपके, बहुत सारे एनिमल्स हैं, या हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं, निएंडरथल मैन, होमो इरेक्टस,
और ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये भी धीमे-धीमे एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को नहीं बैठा पाए, तो धीमे-धीमे एक्सटिंक्ट में जाते रहे और नए वेरिएशन के साथ ह्यूमन जो है वो नए वेरिएशन के साथ, नए कैरेक्टर्स के साथ इवॉल्व होके बेटर वे में अपने आप को एग्जिस्टेंस में लाता रहा। इन दोनों थ्योरीज पे मतलब लैमार्क की थ्योरी तो डार्विन ने आके गलत साबित कर दी थी, लेकिन डार्विन की थ्योरी आज भी कुछ मायने में नेचुरल सिलेक्शन के मायने में एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक थ्योरी जो है आपकी इवोल्यूशन की, जो ये बताती है कि ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो कई स्टेजेस से होके गुजरता है और ये स्टेजेस जो उसकी होती हैं वो उसके डेवलपमेंट को दिखाती हैं। सिंथेटिक थ्योरी जो है वो 1920 में आई थी, जिसमें मेन जो था वो जेनेटिक की बात थी, जो आपके अनुवांशिकता के गुण जो करेक्टर्स होते हैं उसकी बात थी। अनुवांशिकता में आप ये कह सकते हैं जीन के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इन सब के बारे में जब स्टडी हुई तो उसमें ये निकल के आया कि डार्विन का जो लॉ है नेचुरल सिलेक्शन वाला, वो वाकई एक प्रोसेस है जिसकी बेसिस पे जो बेस्ट होता है वही सरवाइव कर पाता है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन वाला प्रोसेस हमने आपको बता दिया। इसकी बेसिस पे सारे ह्यूमन बीइंग की या कह दें सारे एनिमल्स की पॉपुलेशन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल वे में रहती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि सिंथेटिक थ्योरी में है क्या? सिंथेटिक थ्योरी में आपका हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब होता है क्रॉस। कभी-कभी ऐसा होता है, ऐसे आप इंटर कास्ट मैरिज से समझिए इसको। इंटर कास्ट मैरिज जब आप इंटर रिलीजन मैरिज जब आप करते हो, तो इंटर रिलीजन मैरिज में बहुत से कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो आपकी पॉपुलेशन के दूसरे रिलीजन की पॉपुलेशन में जाते हैं। तो उससे जो प्रोजनी बनते हैं, उससे जो संतानें बनती हैं, उनमें डिफरेंट कैरेक्टर आते हैं। कभी-कभी आप दोनों से भी डिफरेंट एक नया कैरेक्टर निकल के आता है। तो ये जो है, ये आप में एकदम चेंज कर देता है। अब ये चेंज 2 तरीके का होता है। एक तो अडैप्टेशन का होता है कि आपने सोसाइटी में अडैप्ट कर लिया उसको। दूसरा म्यूटेशन वाला होता है। कभी-कभी ये म्यूटेशन जो है, जो म्यूटेशन होता है, ये चेंज जो जीन में हो जाता है, ये चेंज कभी-कभी अच्छाई में हो जाता है। मतलब आप नई रेस उभर के सामने आती है या कभी-कभी नई डिजीज़ेज़ बन जाती हैं। उन डिजीज़ेज़ को कंट्रोल करने के लिए एक अलग स्टडी हो जाती है, स्टडी की जाती है। उसका इससे रिलेटेड कुछ नहीं है। तो सिंथेटिक थ्योरी में आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन म्यूटेशन के बारे में, म्यूटेशन किस तरह से होता है और म्यूटेशन के अलावा आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिड किस तरह से होता है, ये सब चीज़ों को सिंथेटिक थ्योरी में नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करके समझाया गया। मतलब डार्विन की जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की, वो नेचुरल सिलेक्शन और एग्जिस्टेंस की थ्योरी वो सिंथेटिक थ्योरी से प्रूव्ड हो गई। सिंथेटिक थ्योरी ने उसको प्रूव कर दिया। दूसरा आपका इसके बाद आता है ह्यूमन वेरिएशन एंड एडेप्टेशन। ह्यूमन वेरिएशन का मतलब यही है कि डिफरेंट डिफरेंट वेदर के बाद भी, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट के बाद भी ह्यूमन किस तरह से अपने आप को एस्टैब्लिश किए हुए हैं, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन में या एनिमल जो एग्जिस्टेंस में है उनकी पॉपुलेशन में वेरिएशन होता है। तो ये कह सकते हैं कि टू सर्वाइव ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए जो मैक्सिमम नॉर्मल फंक्शन करना पड़ता है वो उसकी सेल्स में डिवीजन को शो करता है और ये डिवीजन उसके चेंज इन्वायरमेंट की वजह से होता है और उससे वेरिएशन बनता है। अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्टेशन जो है वो करेक्टर होता है जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी तरह के एडेप्टेशन के लिए आप उस चीज को, उस एनवायरनमेंट को अपने अंदर आप साथ करते हो। तो ये कह सकते हैं कि जो एडेप्टेशन होता है वो 3 तरीके से हम कह सकते हैं। एक तो आप कह सकते हैं कि इंटरनल आपका एडेप्टेशन हुआ कि आपने जो प्रयोग किए, यूज़ किया, उसका यूज़ होता रहा, वो चीज़ें आगे बढ़ती रहीं। दूसरा आप जेनेटिक चेंज कर सकते हो। जेनेटिक चेंज से मतलब ये है कि जेनेटिक एडेप्टेशन किस तरह से हो रहा है, उसमें वेरिएशन किस तरह से हो रहा है। और तीसरा आप कर सकते हो कल्चरल।
कल्चरल इसीलिए इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी में सारे इवोल्यूशन को पढ़ने के लिए सारे ब्रांचेस को पढ़ना ज़रूरी होता है। अब अगर आप फिज़िकल एडेप्टेशन को पढ़ोगे, फिज़िकल एडेप्टेशन जो है वो कल्चरल एडेप्टेशन की बेसिस पे होता है। एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में किस तरह से चेंज हो रहा है, वो चेंज आपके इंटरनल, मेंटल सब चीज़ों पे इफ़ेक्ट डालता है और वही आपके फिज़िकल अपीयरेंस को भी चेंज करता है। तो सोसाइटी का चेंज ही आपके प्रॉपर डेवलपमेंट को डिफाइन करता है। इसके बाद आता है जो सिंथेटिक थ्योरी में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स का मतलब ये होता है, जेनेटिक्स का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जेन और ग्रोथ, मतलब जीन्स की ग्रोथ, डेवलपमेंट, सिंपल वर्ड निकल के आता है डेवलपमेंट। तो जेनेटिक इनहेरिटेंस जो है, जेनेटिक इनहेरिटेंस से मतलब होता है आनुवांशिकता के जो आगे बढ़ाना, ये पेरेंट्स से बच्चों में और फिर उसी तरह से जनरेशन की तरह आगे बढ़ता जाता है। इस सब की स्टडी जो है वो हम ये कह सकते हैं कि वॉटसन एंड क्रिक थे जिन्होंने सबसे पहले जीन की खोज की थी, जिसके बाद इस तरह की स्टडीज में बहुत बड़ा बून आया था। बून मतलब एक बहुत बड़ा क्रांति आई थी। जब वॉटसन एंड क्रिक ने बताया कि क्रोमोसोम और जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी में सभी तरह के कैरेक्टर्स को इनहेंस करने के लिए, या बताने के लिए कि आपके अंदर कहाँ से कौन सा कैरेक्टर आएगा। उसके बाद एक प्रॉपर थ्योरी का एवोल्यूशन हुआ जिसमें ये बताया गया कि मानव डेवलपमेंट जितना कल्चरल है उतना अंदर इंटरनल और फिजिकल भी है। अब ये जीन क्या होते हैं? जीन जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सभी ह्यूमंस में पाए जाते हैं, और जब ये प्रोजनी बनती है, मतलब तो जब कोई संतान होती है तो उसमें आधे कैरेक्टर या आधे जीन्स आपके मदर के होते हैं और आधे फादर के होते हैं। अब जब ये जीन्स आपस में मिलते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं, तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो ये डिफाइन करते हैं कि सामने वाले का नेचर, कैरेक्टर, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर सब कैसा होगा। तो डीएनए आपके इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए और आरएनए बनाते हैं। हर एक का डीएनए एकदम डिफरेंट होता है। हर हर इंसान का डीएनए अलग होता है, लेकिन वो मैच करता है आपके पेरेंट्स से। आपकी पॉपुलेशन से आपका डीएनए मैच करेगा, कोई ना कोई कैरेक्टर उसका ऐसा होगा जो आपकी पॉपुलेशन से मैच करेगा। अब डीएनए कई तरीके के हो सकते हैं, जिसमें है डबल स्टैंडर्ड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड विद राइट हैंडेड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड विद लेफ्ट हैंडेड, एंटी पैरेलल, कई तरीके के डीएनए हो सकते हैं। उसके लिए आपको थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम उसको, हमको डायग्राम बेसिस पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके बाद आपका आता है कि एंथ्रोपोलॉजी में, चलिए आपने डीएनए तक पढ़ लिया, अब आपका आया कि अप्रोचेस हमने आपको बता दी, डीएनए हमने आपको बता दिया, हमने आपको ये बता दिया कि एंथ्रोपोलॉजी किस तरह से मानव शास्त्र किस तरह से फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को आगे बढ़ाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का ट्रेडिशन और मॉडर्न समय में क्या प्रयोग है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी के बाद से बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में, एक एनाटॉमी के रूप में, एक स्टडी के रूप में सामने उभर के आया है, जिसमें हम कई टॉपिक्स को अटैच कर सकते हैं, जो कि जैसे कि क्रेनियोलॉजी है, एनाटॉमी है, ऑस्टियोलॉजी है, ह्यूमन ओरिजिन है, रेसेस है, पॉपुलेशन है, ये सारे ह्यूमन स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और ये आपके फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एक हिस्सा है। अब ये स्टडी कैसे किया जाए, मॉडर्न और न्यू का जो स्टडी हम आपसे कह रहे हैं वो कैसे की जाए, तो वो होता है कंपैरिजन। वो कंपैरिजन किस में? आपका बोन्स में। बोन्स कौन सी? आपकी स्कल हो सकती है, आपकी बॉडी की बोन हो सकती है, आपके हेयर हो सकते हैं। ये सब जितने भी रिमेन्स मिले हैं आर्कियोलॉजिकल स्टडीज में, वो सारे रिमेन्स जो हैं वो स्टडी किए जाते हैं इस तरह की
स्टडी देखने के लिए। तो ये मेजरमेंट कौन से कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट एंड ऑस्टियोमेट्रिक मेजरमेंट। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट और ऑस्टियोमेट्रिक मेजरमेंट, ये मेजरमेंट दो तरीके के होते हैं जिसको आज के समय में न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में इंक्लूड किया जाता है। किसमें? न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद आपका आता है कि अब ये स्टडी, अब ये हमने आपको बता दिया कि मॉडर्न एंड न्यू स्टडी किस तरीके की होती है। अब होता है कि वेरिएशन हम कैसे स्टडी करें। मतलब ये हमारा आ गया कि हाँ, ये इवोल्यूशन हुआ है, लेकिन ये इवोल्यूशन में जो वेरिएशन दिख रहा है, पॉपुलेशन में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन दिख रहा है, तो वो कैसे स्टडी करेंगे? तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंथ्रोपोमीट्री। एंथ्रोपोमीट्री मतलब एंथ्रोपो मतलब ह्यूमन, और पोमीट्री एंथ्रोपो मतलब ह्यूमन, और मीट्री मतलब स्टडी। ह्यूमन की स्टडी कैलकुलेशन की बेसिस पे। तो वो कैसे? तो एंथ्रोपोमीट्री को भी हम दो तीन भागों में बांट सकते हैं, जिसमें आता है आपका सोमेटोमीट्री, क्रेनियोमीट्री और सिफेलोमीट्री, ऑस्टियोमीट्री। ये सारी बोन्स की कैलकुलेशन की बात हो रही है। सोमेटोमीट्री जो आपका है, ये आपका एक्सटर्नल फीचर्स को देखा जाता है इसमें। सोमेटोमीट्री में आप कह सकते हैं कि आप एक इंडिविजुअल के मेजरमेंट्स लेते हैं और उसको स्टैंडिंग में, बैठे में, डिफरेंट डिफरेंट सामने से जो मेजरमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं सोमेटोमीट्री। उसके बाद आपका आता है सिफेलोमीट्री। सिफेलोमीट्री जो होता है वो मेजरमेंट ऑफ हेड एंड फेस होता है। ऑस्टियोमेट्री इंटरनल बोन्स की, ट्रेस करके बोन्स की स्टडी की जाती है। इसको आप एक कैविडर पे भी कर सकते हो और आप एक ह्यूमन बीइंग पे भी कर सकते हो। इसके बाद आपका आता है क्रेनियोमेट्री, जो हेड की स्टडी होती है। ये सारी स्टडीज करके आप एक आदमी के फीचर्स, एक आदमी के स्ट्रक्चर, एक आदमी का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी बता सकते हो, और उसकी बेसिस पे आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में वेरिएशन देख सकते हो। वेरिएशन देखने के लिए इवोल्यूशन और इस तरह के मेजरमेंट की जरूरत होती है। अब बात आती है, अगर ये मेजरमेंट होते हैं तो इनमें हम टूल्स कौन से यूज करेंगे? अब एंथ्रोपोमेट्री में आपके कई टूल्स यूज होते हैं। स्लाइडिंग कैलिपर, स्प्रेडिंग कैलिपर, आपका मेजरिंग टेप्स होता है, आपका आपके मेडिकल स्केल्स होती हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक टूल्स होते हैं, जिसमें कि हम एक ओवरव्यू हम आपको दे देते हैं। इसमें आपका है स्टैंडोमीटर जो होता है, स्टैंडोमीटर, उससे हम एक ह्यूमन की हाइट निकाल सकते हैं, उसका बॉडी की लेंथ, उसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं। वेइंग मशीन से हम उसका वेट ले सकते हैं। मेजरिंग टेप से हम उसके सरकमफेरेंस को बता सकते हैं। स्प्रेडिंग कैलिपर से उसके हेड और फेस को मेजर कर सकते हैं, जो कि कर्व्ड होते हैं। इसके बाद स्लाइडिंग कैलिपर से हम उसका जो ब्लंट एंड होता है, उसकी बॉडी की थिकनेस को मेजर कर सकते हैं। बोन डायमीटर मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो और होते हैं स्किन फोल्ड को मेजर करने के लिए, वो सब भी हम इससे कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है कि जब आपने ये सब कुछ कर लिया, तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनसे हम आपको मेजरमेंट की बेसिस पे ये बता सकते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट, मतलब किसी की क्रेनियल कैपेसिटी अलग है, किसी का ये फोल्ड अलग है, किसी का इसका शेप अलग है। तो वो सब चीज़ें मेजरमेंट की बेसिस पे हम वेरिएशन से बता सकते हैं। अब होता है सोमैटोस्कोपी में हम क्या मेजरमेंट करते हैं? तो सोमैटोस्कोपी में हम मॉर्फोलॉजिकल मेजरमेंट करते हैं। बाहर से दिखने वाले मेजरमेंट जो होते हैं, वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड लैंडमार्क्स होते हैं। लैंडमार्क्स मतलब एक चीज़ डिफाइन कर दी जाती है कि हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेजरमेंट करना है, हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करना है, फिर इस पॉइंट से ये करना है, ये मेजरमेंट करना है। तो ये सब मेजरमेंट जो होते हैं, ये इन सबको लैंडमार्क दे दिया जाता है। इसको एक नाम, इसको एक नाम, ये एक नाम है, सबको अलग-अलग नाम दे दिए जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट ये है, यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट ये है। तो ये सब बताने के लिए हम, और ये मेजरमेंट आपके इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल वाले भी होते हैं। कुछ स्टैंडर्ड एक पॉइंट्स बना दिए जाते हैं। जैसे अगर आप सोमैटोस्कोपी की बात करें, एक्सटर्नल की बात करें, मॉर्फोलॉजिकल की, तो ये इसका डिफरेंस, आईलिड्स का डिफरेंस, आईब्रो का डिफरेंस, फोरहेड का डिफरेंस, चीक्स का डिफरेंस, ये सारे डिफरेंसेस जो होते हैं, ये सारे एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है कि इस पॉपुलेशन का ये है,
इस पॉपुलेशन का ये, इसके आस-पास जिसके होंगे वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कंक्लूड कर दी जाएगी और वहीं से उसकी स्टडी होगी। इन सब के अलावा सीरोलॉजिकल स्टडी भी होती है, मतलब ब्लड ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट आपका 2-3 तरीके का हो सकता है। ब्लड टेस्ट में आप एबीओ ब्लड ग्रुप से भी आप स्टडी कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट से सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो आपका डिस्प्यूट पैटर्निटी मालूम चल जाती है। इसके अलावा ब्लड की स्टडी जब 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने जब ब्लड ग्रुप की खोज की थी, उसके बाद से एकदम से बूम आया कि मानव शास्त्र में या सिंपल बायोलॉजी या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन वेरिएशन, ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ना आसान हो गया। इससे आप रेसेस को एक ब्रॉड सेक्टर में डिवाइड कर सकते हो। ब्लड ग्रुप 3 बताए गए थे आपका, एबीओ ब्लड ग्रुप दिया था। वैसे ही रेसेस मंकी के ऊपर स्टडी हुई थी जिसमें आरएच फैक्टर के बारे में बताया गया था। मतलब ये सारी चीजें जो है ये आपकी ह्यूमन वेरिएशन को एक बहुत अच्छे लेवल पे एक्सप्लेन करती हैं। इसके बाद आपका आता है कि डर्मेटोग्लिफिक्स, मतलब इसके प्रिंट, ये प्रिंट और आपके पैर के भी प्लांटर प्रिंट, मतलब पामर एंड प्लांटर प्रिंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब बच्चा एम्ब्रियो में होता है तो 10वें या 13वें हफ्ते से उसके ये प्रिंट बनना शुरू हो जाते हैं और हर इंडिविजुअल के ये प्रिंट अलग होते हैं। तो और इसके अब इसको आप क्लासिफिकेशन में अगर डालो तो क्लासिफिकेशन में जिनके अब वो बना दिया गया कि इतने लोगों में ये इसे इसके भी भाग बना दिए गए। ये इसका डिफरेंस कैसा होगा, ये शेप कैसा होगा, ये शेप कैसा होगा, ये पोर्शन कैसा होगा, इन सब के लिए अलग नाम दे दिया गया। इन सब के नाम को देने के बाद हर एक के हाथ की स्टडी की गई। हर एक क्या मतलब जितनों की स्टडी आप कर सकते थे, आपने स्टडी की। सबके में डिफरेंट आया लेकिन डिफरेंस के साथ-साथ कुछ समानताएँ भी आईं। तो वो पॉपुलेशन की बेसिस पे आपने उसको एक दूसरे में क्लासिफाई कर दिया, डिफाइन कर दिया। इसके बाद आपका बायोमेट्रिक भी होता है जिसमें आप बायोमेट्रिक में आपका आई का जो वो होता है बायोमेट्रिक लिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि कहा क्या जाता है, मतलब एक्सप्लेन्ड है ये, मतलब आपका एक्सपेरिमेंट से प्रूफ है कि आपकी पाम की और आई की जो है ये चेंज नहीं होती है। ये एक बार बर्थ के बाद जो होती है वो हमेशा रहती है। तो चाहे आपका हाथ छोटा हो या आपका हाथ बड़ा हो, आपके जो रिज काउंट्स हैं, ये आपका पैटर्न है, ये आपका सेम ही रहेगा। इसके बाद आपका आता है पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब एक डीएनए में एक चीज़ होती है जिसमें एकदम से चेंज आ जाता है, मतलब जैसे म्यूटेशन हमने आपको बताया था, तो ये म्यूटेशन की वजह से पॉलीमॉर्फिज्म होता है। अ, ऐसा होता है कि जो थोड़े करैक्टर मेल से थोड़े करैक्टर फीमेल से आते हैं, वो जीन और डीएनए मिलकर कुछ डिफरेंट अगर कुछ बना दें, उनमें कोई डिफॉर्मेटीज़ आ जाए या उनमें कुछ डिफरेंट चीज़ आ जाए, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। उसमें आपका ब्लड ग्रुप में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके सिंड्रोम हो सकते हैं, तो वो सिंड्रोम वगैरह आपके पॉलीमॉर्फिज्म से आते हैं। इसमें आप ये कह सकते हैं कि 300 से ज़्यादा ऐसे चेंजेस मिले हैं जो डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म के बाद हम ये कह सकते हैं कि डीएनए लेवल कैसे चेंज हुआ। फिर एक आपका आता है वेरिएशन को स्टडी करने का आता है आपका वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल का मतलब होता है जो एक्सटिंक्ट हो गए, जो ऑर्गन प्रयोग में नहीं आए। अब देखिए यहाँ पे भी लैमार्क की थ्योरी कहीं न कहीं सही साबित हो रही है। इसीलिए लैमार्क की थ्योरी आज भी एक्सप्लेन करने के लिए पढ़ाई जाती है। लैमार्क की थ्योरी में क्या था? अंगों का प्रयोग और अप्रयोग, मतलब डिसयूज़ और यूज़ ऑफ द ऑर्गन्स। अब यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन की जो थ्योरी है वो भी वही चीज़ है। वेस्टिजियल का मतलब होता है कि एक्सटेंट होना। अब इसको एग्ज़ाम्पल से हम समझाते हैं कि ह्यूमन बॉडी में अपेंडिक्स एक चीज़ होती है। वो अपेंडिक्स सब में होती है। सब जितने ह्यूमन और एनिमल है सब में होती है। अपेंडिक्स जो है उसका मेन काम होता है सेलुलोज़ को पचाना। अब ह्यूमन वो सेलुलोज़ एक्स्ट्रा तो खाता नहीं है, लेकिन रैबिट जो है ज़्यादातर जो चीज़ें खाता है उसमें सेलुलोज़ सबसे ज़्यादा होता है। तो सेलुलोज़ को पचाने के लिए रैबिट का अपेंडिक्स बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और वो आज भी अच्छे तरीके से डेवलप होके अपना काम कर रहा है। लेकिन ह्यूमन में क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं हुआ,
धीमे-धीमे वो अंग कमज़ोर होता गया, खत्म होता गया। अब वो इतने छोटे से रूप में आपका अपेंडिक्स पेट में साइड में पड़ा रहता है। अभी वो समय नहीं आया है कि बिल्कुल ही उसका इवॉल्व होना ही बंद हो जाए वो। तो क्या वो अपेंडिक्स आपके पेट में पड़ा हुआ है, क्योंकि आप सेलुलोज़ को उतना पचा नहीं रहे हैं। सेलुलोज़ को आप इतना खा घास-फूस तो आप इतना खा नहीं रहे हैं। तो वो सेलुलोज़ का जो पाचन वो करता था अपेंडिक्स, उसका काम बंद हो गया। अब काम बंद हो गया तो धीमे-धीमे पड़े वो खराब हो रहा है। क्या होता है कि जब हम और चीज़ें ऊपर से खाते हैं जो उसपे नुकसान करती हैं, तो वो अपेंडिक्स में जाके हर्ट करती हैं और हर्ट करने से कहते हैं ना कभी-कभी अपेंडिक्स का पेन हुआ, तो वो अपेंडिक्स ऑपरेशन करके क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है, तो उसको निकाल दिया जाता है। अब अगर हम कंपैरेटिव स्टडी की बात करें तो यही देखिए रैबिट में भी है, एनिमल में भी है और ह्यूमन में भी है, लेकिन क्योंकि यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो धीमे-धीमे ह्यूमन में एक्सटिंक्ट हो रहा है। इसके बाद आपका आता है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मतलब एम्ब्रियो जो होता है जिसमें बच्चा बनता है। ह्यूमन का एम्ब्रियो और जो डिफरेंट इसके पहले के एंसेस्टर है उनका एम्ब्रियो दोनों का या बर्ड का या किसी का भी एम्ब्रियो जितने मैमल के जितने होंगे वो सबका एम्ब्रियो जो है वो एक जैसा होता है। लेकिन क्योंकि डेवलपमेंट के प्रोसेस में हर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है, तो वो एम्ब्रियो जो है वो अपने आप को एक्सटेंट रूप में धीमे-धीमे चेंज कर लेता है, वेरिएशन हो जाता है। इसका एक एग्ज़ाम्पल है कि एक ही एम्ब्रियो से 2 तरह की बर्ड अगर निकलती हैं, जैसे मान लीजिए बैट का एम्ब्रियो अलग है और दूसरी बर्ड का एम्ब्रियो अलग है, तो दोनों के डेवलपमेंट के बाद दोनों के विंग्स का काम एक होते हुए भी उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। इसके बाद आपका आता है अगर हम बात करें तो पैलियोंटोलॉजी मतलब वही आपका फॉसिल की स्टडी है पूरा इसमें। फॉसिल की स्टडी करके ही आप बता सकते हो कि क्या इवोल्यूशन में चेंज आया है, क्या वेरिएशन हुआ है और ये सब पता लगाने के लिए क्या होता है डेटिंग मेथड। डेटिंग मेथड के लिए आप जो आपके टीथ मिलते हैं, जो आपके स्कल का स्ट्रक्चर मिलता है, कभी-कभी हेयर मिलते हैं, तो उन सब से आप डेटिंग करके ये बता सकते हो कि ये किस पॉपुलेशन से किस समय प्रेज़ेंट था और किस समय इसकी डेथ हुई है। इसके बाद आपका जो एकदम लेटेस्ट में आजकल चल रहा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए के जो सीक्वेंस होते हैं, अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस होते हैं, उनकी स्टडी की जाती है और उसकी बेसिस पे बताया जाता है कि किस तरह से ह्यूमन वेरिएशन या ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ये आरएनए और डीएनए दोनों पे होते हैं। इनमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, नाइट्रोजन्स होते हैं। नाइट्रोजन के ये थ्रेड्स माने एक तरीके से। तो ये जो है ये बताते हैं कि किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट और वेरिएशन आपका हो रहा है। इसके बाद अगर हम कहें कि ये ओवरऑल जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है ये सब्जेक्ट मैटर है बायोलॉजी का। इसको मेनली बायोलॉजी के साथ जोड़ के पढ़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आपका एवोल्यूशन और वेरिएशन को स्टडी करता है, तो इसको एंथ्रोपोलॉजी में इंक्लूड किया गया है। एंथ्रोपोलॉजी में फिजिकल या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट डालने का केवल पर्पस एक है, ह्यूमन के वेरिएशन और इवोल्यूशन को स्टडी करना। 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में ये जो भी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के स्टडीज हुई हैं, वो मेनली रेशियल कैरेक्टर की बेसिस पे हुई थी। ये रेशियल कैरेक्टर मतलब जो रेस के कैरेक्टर थे, रेस मतलब जो पॉपुलेशंस थी, उन पॉपुलेशंस के कैरेक्टर के बेसिस पे मेनली ये स्टडीज हुई हैं। 19th सेंचुरी के बाद जैसे ही डार्विन की थ्योरी आई है और डार्विन की थ्योरी के बाद जब सिंथेटिक थ्योरी आई है, तब धीमे-धीमे ह्यूमन इवोल्यूशन को आपका मॉलिक्यूलर बेस, आपका म्यूटेशन बेस, आपका पॉलीमॉर्फिज्म बेस बनाया गया और तब बताया गया कि क्यों ये पॉपुलेशन कुछ जो थी वो एक्सटिंक्ट हो गई और क्यों जो पॉपुलेशन बेटर तरीके से बन के आपके सामने प्रेज़ेंट हो गई। तो ये सब सारी पॉपुलेशन की स्टडी जो है, ह्यूमन वेरिएशन की स्टडी जो है, वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आप देख सकते हैं। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी टोटली बायोलॉजी बेस्ड एक सब्जेक्ट है जो कि बायोलॉजी होते हुए एंथ्रोपोलॉजी में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि इसमें ह्यूमन बिहेवियर को भी देखा जाता है। ह्यूमन बिहेवियर इन्वायरमेंट की बेसिस पे होता है और फिर वहीं हम घूम के आ जाते हैं कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर कल्चर
के साथ इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए रूथ बेनेडिक्ट या जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं, रूथ बेनेडिक्ट, मार्गारेट मीड, इन सब लोगों ने पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन किया था, ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन किया था आपका एनवायरनमेंट की बेसिस पे। एनवायरनमेंट क्या इफ़ेक्ट डालता है ह्यूमन के नेचर पे, ह्यूमन के कैरेक्टर पे, ये बताया था पूरा आपका मार्गारेट मीड और रूथ बेनेडिक्ट ने। अ, फिर वही हम घूम के आ जाते हैं, अब अगर ह्यूमन नेचर पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसके रहन-सहन पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो वो यूज़ और डिसयूज़ करेगा। फिर घूम के हम फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी पे आ गए। मतलब आप एंथ्रोपोलॉजी में जो उसकी ब्रांचेस हैं, उसको अलग करके नहीं पढ़ सकते हैं। एट द एंड ये ब्रांचेस एक दूसरे से जुड़ी जाती हैं। इसीलिए मानव शास्त्र को हम ये कह सकते हैं कि ये स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एज अ होल है। मतलब एक पूरा ह्यूमन बीइंग के प्राचीन समय से आज तक रहते हुए क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में एक पॉइंट और हम बताना चाहेंगे आपको कि वैसे तो आपका ये यूनिट बीएएनसी जो 132 है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है, जिस प्रैक्टिकल से मतलब मेरा ये है जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में है। स्प्रेडिंग कैलिपर है, आपका स्लाइडिंग कैलिपर है, आपका मेजरिंग टेप्स हैं, आपके जो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, ये इंस्ट्रूमेंट आपके ह्यूमन बॉडी को आप कह सकते हैं डेड और अलाइव किसी भी तरह से स्टडी करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्योंकि इनमें ज़ीरो एरर होती है। ये आपने स्प्रेडिंग कैलिपर वगैरह आपने छोटे में भी देखे होंगे, एक कैलिपर्स आते हैं जिनको आप एक छोटे से माइन्यूट पेज की थिकनेस, जो आपने देखा होगा ना स्क्रू की थिकनेस निकालते थे आप बचपन में, तो वही सब चीज़ें, इस सारे इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ यूज़ होते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो ब्लंट होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत शार्प होते हैं। ब्लंट क्या इसलिए होते हैं जो कर्व आपके नाप सकें। ब्लंट वाले इस तरह से अगर ब्लंट है तो वो आपके कर्व को नाप देगा, और जो जो शार्प होते हैं वो इस तरह से होते हैं, आपके बीच की चौड़ाई नापेंगे। कर्व आपके सर्कमफेरेंस को नापता है और मेजरिंग टेप आपके सर्कमफेरेंस को नापते हैं। लेकिन जो आपके जो ब्लंट वाले, जो आपके शार्प वाले होते हैं, वो आपके पॉइंट्स को नापते हैं। कुछ चीज़ें एंथ्रोपोलॉजी में ऐसी होती हैं जो आपने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का समझ लिया कि आपके इंस्ट्रूमेंट इसमें लगाए जाते हैं और इंस्ट्रूमेंट की बेसिस पे आप ये बताते हैं कि किस पॉपुलेशन में क्या वेरिएशन हो रहा है। इसका हमने आपको बीएनसी 131 में भी बताया था कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का यूज़ क्या है। तो जब ये इस तरह के मेजरमेंट होते हैं ना, सोमैटोस्कोपी के मेजरमेंट, आपके ऑस्टियोलॉजी के मेजरमेंट, आपके एंथ्रोपोमेट्री के मेजरमेंट, तो ये मेजरमेंट जो है उसकी बेसिस पे पॉपुलेशन की हाइट, वेट, स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें, फिजिक, उसका फिगर, ये सब चीज़ें निकल के आती हैं, और जिससे हम आपको जो मॉल्स में आपको डिफरेंट साइजेस मिलते हैं ना, मॉल्स में कहा जाता है कि कोई भी ड्रेस जो है वो मीडियम है, शॉर्ट है, लार्ज है, एक्सेल है, तो ये जो 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 साइजेस ये बनाए जाते हैं, ये यही एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके बहुत सारी पॉपुलेशन पे रीडिंग्स ली जाती हैं, उनको कंपेयर किया जाता है, उनकी बेसिस पे बताया जाता है कि किस तरह से एक इतनी पॉपुलेशन इस साइज़ के अंदर आ रही है, इतनी पॉपुलेशन इस साइज़ के अंदर आ रही है, और यही साइज़ेज़ आपके डिफरेंट गारमेंट्स में, आपके शूज़ में, बेल्ट्स में, यही साइज़ेज़ आपके लिए जाते हैं। कभी-कभी आपने देखा होगा कि जो भी चीज़ आप लेने जाते हैं, वो एग्ज़ैक्ट आपके साइज़ की मिल जाती है, और कभी-कभी वही साइज़ जो है आप दूसरे ब्रांड में जाइए, तो या तो छोटा होता है या बड़ा होता है, क्योंकि हर एक का मेज़रमेंट करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि हर पॉपुलेशन डिफरेंट होती है। अब अगर आप इंडियन पॉपुलेशन पे वही मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो यही पॉपुलेशन आपकी रशिया में नहीं चलेगी, क्योंकि रशिया की जो पॉपुलेशन है, उसका एग्ज़ैक्ट एकदम डिफरेंट है। इंडियन कलर डार्क होता है, व्हिटिश होता है, रशियन पॉपुलेशन आपकी व्हाइट होती है। इंडियन स्ट्रक्चर थोड़ा जो बिल्ट होता है थोड़ा हैवी होता है, रशियन में वही स्ट्रक्चर हैवी ना होके स्ट्रेट होता है। इंडिया में हाइट लेवल थोड़ा कम होता है और आपका रशिया में हाइट लेवल ज़्यादा होता है। तो ये जो मेज़रमेंट होते हैं, ये वैरी करते हैं आपके कम्युनिटी टू कम्युनिटी, सोसाइटी टू सोसाइटी। सब जब ये डिफरेंस आपका इसीलिए जो स्टैंडर्ड साइज़ दिया जाता है। अगर आप कहें कि यूके स्टैंडर्ड साइज़,
आप कहेंगे यूएस स्टैंडर्ड साइज, इंडियन स्टैंडर्ड साइज। तो ये साइज आपके इन पॉपुलेशन की स्टडी के बेसिस पे ही निकलती है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में इतना ही है। इस यूनिट में, इस ब्लॉक में, ब्लॉक वन में, जिसमें आपकी यूनिट 1, 2, 3 थी, इसके बाद आपका यूनिट 4, 5, 6 भी है, जो कि डिफरेंट लेक्चर में होगा। इस यूनिट में आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एवोल्यूशन हो गया, वेरिएशन हो गया, थ्योरीज हो गई, अप्रोचेस हो गई, और ये भी हम कह सकते हैं कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र में क्या यूज है उसका, मानव शास्त्र में उसका क्या स्थान है, ये सब चीजें इस पर्टिकुलर यूनिट में थी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।